अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग आर्क PS5 510 ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 17 पर्सनालिटी असेसमेंट। हमारा लेसन नंबर 16 पर्सनालिटी पे था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनालिटी असेसमेंट। किसी भी इंसान की पर्सनालिटी किस तरह की है, क्या बिहेवियर है, उसके लिए स्पेसिफिक टेस्ट बनाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ चीज़ों को जज करने के लिए उनके टेस्ट बनाए जाते हैं, वो सब पर्सनालिटी असेसमेंट में आता है। यानी एक इंसान अपनी लाइफ में चीज़ों को किस तरह लेके चल रहा है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में वो किस तरह बिहेव कर रहा है, उसका रिएक्शन क्या है, वो उससे कोप कैसे कर रहा है, किस तरह के डिसीजंस ले रहा है और उससे निकलने के लिए वो क्या करता है। लाइक अगर कोई डिप्रेशन है या सुसाइडल मूवमेंट है तो उसमें वो किस तरह उसको हैंडल कर रहा है। और ये सब चीज़ें और ये सारे टेस्ट हेल्प करते हैं थेरेपिस्ट को कि वो अपने क्लाइंट को समझ सकें, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेसेस क्या हैं, और फिर इस तरह एक पर्सन का करैक्टर सामने आता है और उससे डीलिंग ईजी हो जाती है। एन अर्ली मॉडल ऑफ पर्सनालिटी ये दिया था ग्रीक फिलोसोफर हिपोक्रेट्स ने। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट्स किसी भी पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जो ज़रूरी है। सबसे पहले है रिलायबल। दिस मीन्स दैट द मेजरिंग डिवाइस इज कंसिस्टेंट इन मेजरिंग द पर्सनालिटी। इसमें हमारे पास 3 आ जाते हैं: इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटर-रिलेटेड रिलायबिलिटी एंड स्टेबिलिटी क्रॉस टाइम। इंटर-रिलेटेड रिलायबिलिटी और ये इंटरनल कंसिस्टेंसी की मैंने डेफिनेशंस यहाँ लिख दी हैं। A type of reliability used to determine the validity of similar items on test। यानी आप एक टेस्ट कर रहे हो एक चीज़ के ऊपर और कुछ अर्से बाद भी आप उसके ऊपर टेस्ट कर रहे हो तो आपको वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, या उससे मिलती जुलती आइटम्स पे अगर आप वही टेस्ट यूज़ कर रहे हो तो वो वहाँ पे भी रिलायबल हो। इंटर रिलेटेड रिलायबिलिटी में ये आ जाता है कि अगर एक सैम्पल आपने लिया उस पर आप भी रिसर्च कर रहे हो, दूसरे रिसर्चर्स भी उसको उसी पे काम कर रहे हैं और एट द एंड सबके रिजल्ट सेम आए तो देन इट्स मीन दैट द टेस्ट इज़ रिलायबल। और स्टेबिलिटी क्रॉस टाइम का यही मतलब है कि अगर आपने आज एक सैम्पल के ऊपर टेस्ट लिया आफ्टर 1 ईयर और आफ्टर फ्यू वीक्स और कुछ मंथ्स के बाद आप उसी सैम्पल पे दोबारा टेस्टिंग करते हो तो आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो एक्यूरेट हों और वैसे ही हों जैसा कि पहले टेस्ट पे थे। सो दैट इज़ स्टेबिलिटी क्रॉस टाइम। वैलिडिटी मीन्स जो एक टेस्ट जिस बात का क्लेम कर रहा हो कि वो इस चीज़ को मेजर करता है, इंटेलिजेंस हो गया, वो काइंडनेस होगी, या वो कोई भी और करेक्टरिस्टिक्स है, वो इस चीज़ को मेजर करने के लिए बनाया गया तो वो उसी चीज़ को मेजर कर रहा हो, उससे बाहर ना हो, तो दैट इज़ वैलिडिटी। और वो जितना बेहतर उस चीज़ को मेजर कर रहा होगा वो उतना वैलिड होगा टेस्ट। हाउ वेल डू एसएटी एंड एसीटी स्कोर्स प्रिडिक्ट सक्सेस इन कॉलेज, और इस टाइप की वैलिडिटी को क्राइटेरियन वैलिडिटी कहा जाता है। देन इज स्टैंडर्डाइज्ड। इसमें यह आ जाता है कि एक ऐसा टेस्ट जो कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ सिचुएशंस में एप्लीकेबल हो। ऐसा टेस्ट जिसे हम इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लोग हों, कहीं के भी रहने वाले हों, तो वो उन सब के लिए एप्लीकेबल हो। देन इज़ पर्सनालिटी टेस्ट मैयर। इसको हम सिंपली इस तरह रीड करेंगे क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि एक पर्सनालिटी टेस्ट मैयर में हम क्या क्या चीज़ें मैयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टाइल्स, इम्पल्सेस एंड इम्पल्स कंट्रोल, कोपिंग स्किल्स, लेवल ऑफ एडजस्टमेंट, इमोशनल एबिलिटी और स्टेबिलिटी, इमोशनल कोपिंग, इंसाइट एंड टू फीलिंग, स्पेसिफिक फीलिंग दैट मे बी हार्ड टू डील विद, relationship quality, stability, potential, empathy, strategy for meeting needs। ओके, देन हमारे पास बेसिक कैटेगरीज ऑफ मेयर्स आ जाते हैं। 3 इसमें हैं। ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टेस्ट में हमारे पास MMPI और मिलन जैसे टेस्ट हैं। ये टेस्ट बेसिकली यूज़ किए जाते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स को फाइंड करने के लिए या साइकोपैथोलॉजी को असेस करने के लिए। इसमें हमारे पास जो फ्रॉइडन ने कहा था कि अनकॉन्शियस के बारे में जो उसने बात की थी, ये बेसिकली उस चीज़ को जज करने के लिए बनाया जाता है टेस्ट। इसमें देखा जाता है कि इंसान की क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं किसी चीज़ को लेके और उसकी क्या थॉट्स और फीलिंग्स हैं और उसको एक्सप्लोर किया जाता है। ये MMPI की मैंने रेड लाइन में लिखी हुई है एब्रीवेशन भी, मनोस्टा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, और ये इट्स अ मोस्ट कॉमन साइकोमेट्रिक टेस्ट डिवाइस टू असेस पर्सनालिटी ट्रेट। इसमें हमारे पास इसकी 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले वही मनोस्टा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि ये यूज़ किया जाता है चेक करने के लिए जो कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चीज़ें होती हैं उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, और उसके थ्रू फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है। देन ये बना था 1930s एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा, और पहले ये अडल्ट पॉपुलेशन को सिर्फ
उस पर यूज़ किया जाता था, सिर्फ उनकी टेस्टिंग में यूज़ होता था। मगर बाद में इसमें टीनेजर्स को भी इंक्लूड कर दिया गया, लाइक 14, 15, 16 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं। 16PF, इसको हमने बहुत डिटेल पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ये बेसिकली डॉक्टर रेमंड कैटल ने बनाया था अपने 45 ईयर्स के एनालिसिस पे। इसमें हमारे पास 16 डिफरेंट स्केल्स थे जिसमें मेजर किया जाता था एंजाइटी, लिवलीनेस, डोमिनेंस, सेंसिटिविटी, परफेक्शनिज्म, ओपननेस टू चेंज, ग्रुप ओरिएंटेशन, और फिर इसको फर्दर 6 ग्रुप्स में कर दिया गया था, दैट इज सेल्फ कंट्रोल, एंजाइटी, एक्स्ट्रावर्जन, इंडिपेंडेंस एंड टफ माइंडेडनेस। इसको हमने बहुत डिटेल पहले पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर्स में। देन इज प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट इन साइकोलॉजी इज अ पर्सनालिटी टेस्ट डिजाइन टू लेट अ पर्सन रिस्पॉन्ड टू एम्बिगुअस स्टिमुलाई, प्रिजम्बली रिवीलिंग हिडन इमोशंस एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ये जो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं ये बेसिकली यूज़ होते हैं कि हमारे जो हिडन इमोशंस हैं या हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं इनको फाइंड करने के लिए। ये भी हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, और ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट से डिफरेंट होता है। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT। बेसिकली ये टेस्ट इस तरीके से किया जाता है कि इसमें मुख्तलिफ पिक्चर्स या सिचुएशंस, इमेजेस ऐसी चीज़ दिखाई जाती हैं जिसमें या तो वुमेन, किड्स वगैरह होते हैं, या कोई ना कोई सिनेरियो होता है, कोई सिचुएशन होती है, और वो एम्बिगुअस सी पिक्चर्स होती हैं, और फिर उन्हें कहा जाता है कि आप इसकी स्टोरी बताओ या आप एक्सप्लेन करो आपको क्या समझ में आ रहा है। तो उस स्टोरी टेलिंग के थ्रू उनके जो हिडन कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या इंटरनल इमोशंस होते हैं उनको जज किया जाता है। Adherent claims that it taps a subject unconscious to relieve suppressed aspect of personality, motives and need for achievement, power and intimacy and problem solving abilities। ये सारा कुछ जज किया जाता है इस तरीक़ाकार के थ्रू। ये डेवलप किया था अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हेनरी ए मुरे और क्रिस्टीना डी मॉर्गन ने हॉवर्ड्स में, और ये 1930s में हुआ था। और ये किस लिए बनाया गया था? ताकि अंडरलाइंग डायनामिक्स ऑफ पर्सनालिटी को जज किया जाए, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, डोमिनेंट ड्राइव्स, इंटरेस्ट और मोटिव्स को देखा जाए। सिचुएशनल टेस्ट में ना एक रियलिस्टिक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना दिया जाता है, कोई भी सिचुएशन दे दी जाती है और कहा जाता है कि आपने ना इसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बताना है। यानी कोई भी एक सिचुएशन बना दी है कि इस तरह हो रहा है और ये इस तरह हो रहा है, तो इस सूरत हाल में आप क्या करोगे, और उन्हें कहा जाता है कि आपने एग्जैक्ट रिस्पॉन्स, इसका अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना है। तो इस तरीके कार से उनको जज किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं, एक एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है। They are often used as a SIFT tool for external applicants as a part of selection in internal promotion process। promotion process में ये यूज़ हो रहे हैं। ये जज किया जाता है कि एक जो आइडियल रिस्पॉन्स था उस जैसा कितने कैंडिडेट्स ने रिस्पॉन्स दिया, या उससे मिलता जुलता या उसके करीब तरीन, तो उस बेसिस पे फिर उनकी प्रमोशंस वगैरह की जाती हैं। अभी फिर हमारे पास कुछ आ रहा है, सम रिसेंट वर्क ऑन पर्सनैलिटी टेस्टिंग ऑल्सो मेजर्स द बिग 5। ये जो हमने लास्ट चैप्टर में 5 पर्सनालिटीज़ पढ़ी थी उनको भी मेजर किया जाता है। वही पर्सनालिटीज़ हैं जो हम लास्ट पढ़ के आए, एक दफ़ा यहाँ हम फिर पढ़ लेते हैं। एक्सट्रोवर्जन, एग्रीएबलनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड ओपननेस टू एक्सपीरियंस। सबसे पहले में हमारे पास यही आ रहा है कि एक इंसान किस हद तक सोशल है, टॉकटिव है, बतूनी है, और अपने एक्सप्रेस करने में कितना ईजी है। एग्रीएबलनेस कि वो कितना अच्छे नेचर का है, कोऑपरेटिव है, एक दूसरे से का ख्याल रखने वाला है, काइंडनेस है उसमें, और एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत है, लोगों पे ट्रस्ट करता है। द नेक्स्ट वन इज़ कि हाँ एक इंसान कितना गोल ओरिएंटेड है, अपने गोल्स को लेके वो किस तरह देख रहा है लाइफ में, और वो कितना रिस्पॉन्सिबल है। देन इज़ इमोशनल स्टेबिलिटी। इसमें आ जाता है कि वो इमोशनली स्टेबल है कि नहीं, काम है, एंथुजियास्टिक है कि नहीं, मूडी है या मूड स्विंग्स हो रहे हैं, सैड रहता है, या किस तरह के इमोशंस शो कर रहा है। देन इज़ ओपननेस टू एक्सपीरियंस। इसमें वही लोग डिस्कस किए गए जो बहुत इमेजिनेटिव होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, दूरअंदेश होते हैं, चीज़ों को बहुत गहराई में देखते हैं, और उनके इंटरेस्ट बहुत वाइड रेंज के होते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों को एट अ टाइम वो कर रहे होते हैं। सो गाइज दिस वॉज आवर लेक्चर नंबर 17। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।